अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माय नेम इज़ फ़खर हयात एडवोकेट हाई कोर्ट। नाजरीन, आज हम आपसे एक ऐसा मौजू डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तानी मुआशरे के साथ साथ बल्कि पूरी दुनिया में एक बर्निंग इशू है। और ये किसी भी मुआशरे के ज़वाल की एक निशानी होती है। और इट इज़ वेरी बैड एक्शन एंड रिएक्शन। मेरा बात करने का मकसद है कि आज हम बात करेंगे तलाक और खुला के बारे में, डाइवोर्स एंड खुला। लीगल इसका जो प्रोसीजर है वो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि कंप्लीट प्रोसीजर क्या है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी कोई 100 के करीब डिफरेंट हमारे सीनियर्स के लेक्चर अवेलेबल हैं। इस पे ऑलरेडी बहुत बड़ी डिबेट लोग सुन चुके हैं। मैं कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ ऐसी काजेज, कुछ सोसाइटी के ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे हकायक, कुछ ऐसी हकीकतें आपसे शेयर करना चाहता हूं जो काज बन रही हैं, जो वजह बन रही हैं, जो डाइवोर्स और खुला की तरफ लेकर जा रही हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। तो डाइवोर्स या खुला, इसका बेसिकली मतलब अगर हम डाइवोर्स या खुला को देखें तो डाइवोर्स मतलब एक ऐसा लफ्ज है जब मर्द मेल अपनी वाइफ को, यानी हस्बैंड जब अपनी वाइफ को फारग करता है अपनी जोजियत से, तो उसको वो 3 नोटिस भेजता है, उसको कहते हैं तलाक। यानी तलाक वो अमल है जो मर्द देता है। और अगर खुला को देखें तो ये वो सेपरेशन की एक फॉर्म है जो औरत खुद लेती है। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में मर्द और औरत की सेपरेशन हो जाती है। तो इसके पीछे जो हमारी सोसाइटी के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, जो प्रैक्टिकल मसाइल हैं, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को हमारे पाकिस्तानी मुआशरे की जो सोसाइटी है इसकी समझ आए, हमारे मुआशरती मसाइल की आपको समझ आए, हमारे पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर्स की आपको समझ आए। ठीक है। और पाकिस्तानी जो फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं उसको समझकर, उसको अंडरस्टैंड करके आप लोग किसी नतीजे पर पहुंच सकें। और अगर आप लोगों की जिंदगी में भी किसी किस्म का कोई इशू चल रहा है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ये जितनी बातें मैं आपसे जो सोशल इश्यूज रिलेटिंग टू डाइवोर्स और खुला डिस्कस करूंगा, उसका डाटा हम कहां से कलेक्ट करते हैं, मतलब कि वो डाटा, वो सारी बातें हम कहां से ले सकते हैं, उसके कुछ सोर्सेस हैं। जो डाइवोर्स या खुला का जितना डाटा लोग डिस्कस करते हैं, जितना डाटा हमारी सोसाइटी में अवेलेबल होता है, वो कहां से आता है। नंबर 1, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। जिस तरह से आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, या तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, या मैरिड हैं या सिंगल हैं। ठीक है। एनीवे, किसी भी शक्ल में आप कुछ ना कुछ, जब आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, जब आपके बच्चे होंगे, ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं तो ऑलरेडी आप इस बात को जानते होंगे। ठीक है। तो कोई भी इंसान जो है वो इस फेज में से लाजमी गुजरता है, शादी वाले फेज में से। ठीक है। तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप अपनी लाइफ में देखते हैं। ठीक है। शादी के मसाइल से रिलेटेड, डाइवोर्स या खुला से रिलेटेड, या फिर कुछ जर्नल ऑब्जर्वेशंस आपको इधर उधर से देखने से मिलती हैं, मुआशरे में से, रिश्तेदारों में से, कॉमन पब्लिक प्लेसेस में से। और तीसरा, चूंकि मैं एक लॉयर हूं तो मेरे पास फैमिली केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, लीगल रिपोर्टिंग केसेस। तो जब हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो फिर भी हमें अंदाजा हो रहा होता है कि इसके पीछे काजेस क्या हैं, ये इस नौबत तक बात क्यों पहुंच गई है। ठीक है। तो नंबर 4, कुछ न्यूज आप मीडिया पर ऐसी सुन लेते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, मुआशरे से आपको खबरें आ जाती हैं, या फिर लोग आके आपको अपने मसाइल शेयर करते हैं इन एनी फॉर्म, किसी शक्ल में भी। आप चाहे कोई टीचर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप किसी भी शोबे से रिलेट करते हैं, तो लोग आकर आपके साथ अपने मसाइल शेयर करते हैं। ये 6 मेन वो डाटा सोर्सेज हैं जहां से आपके पास डाइवोर्स और खुला से रिलेटेड जो आपके पास नॉलेज आता है, आपके पास डाटा आता है। एज अ लॉयर, मैं एक लॉयर, प्रोफेशनल लॉयर काम कर रहा हूं, प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट। तो मेरे पास तमाम सोर्सेज से डाटा आ रहा होता है इनसे रिलेटेड। और कुछ लाइफ में डिफरेंट फेजेस चलते रहते हैं, हर इंसान के लाइफ में आते हैं। इट इज लर्निंग प्रोसेस। इन चीजों से लर्न करके हमको पॉजिटिविटी की तरफ जाना होगा।
अगर इन मसाइल को देखें, जब ये सारे मसाइल डिवोर्स और खुला के आपकी समझ में आ जाएं, कल को आप एक फैमिली के मेंबर बनेंगे, कल को आप फैमिली के हेड बनेंगे, सरबराह बनेंगे, ठीक है। तो आपकी अगर ये सोशल लर्निंग हो जाती है, जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद से खुला और डाइवोर्सेस हो रही हैं, अगर आप बेसिक्स को समझ जाएं, अगर आप रूट काज को समझ जाएं, ठीक है, रूट काज अगर आपकी समझ में आ जाए तो काफी हद तक आप इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं, आप इन मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो आज सबसे पहले तो मैं आपसे एक स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, फैमिली स्ट्रक्चर। जब भी किसी लड़के लड़की की शादी होती है, सपोज दैट ये गर्ल है, या इसको आप वाइफ कह लें, इसको आप बॉय कह लें, या इसको आप हस्बैंड कह लें, ठीक है जी। तो इनका एक हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं बेसिकली। देखें जी, जब भी किसी लड़के लड़की की शादी होती है, वाइफ और हस्बैंड, ठीक है, इनकी आपस में जब शादी होती है, जब रिश्ते की बात चलती है, तो दो जो होते हैं खानदान, उनकी आपस में कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। ये एक, इसको आप ए कह लें, ये एक ए फैमिली है, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं या चाहे नहीं है। ये आपकी बी फैमिली है, ठीक है। ये हस्बैंड की फैमिली है, ये वाइफ की फैमिली है, ठीक है। तो अब इस फैमिली में भी कुछ इफराद होंगे, 1 2 3 4 5 6, और इस फैमिली में भी कुछ लोग होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज दैट। तो 7-8 मेंबर इस फैमिली में होंगे और 7-8 मेंबर इस फैमिली में होंगे। ये बेसिकली जो रिश्तेदारी है या जो एक रिलेशन बनने जा रहा है लड़के लड़की की शादी का, वो जस्ट लड़के लड़की तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि हम पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर्स को देखें तो वो दो खानदानों की आपस में कनेक्टिविटी होती है, वो दो खानदानों की आपस में रिश्तेदारी होती है, ठीक है। जो मेन रोल है, जो मेन रिश्ता है, कनेक्टेड है, वो तो ऑफ कोर्स ये बात क्लियर है कि मेन जो कनेक्टिविटी है वो तो मियां बीवी की है, ठीक है, जिनका आपस में निकाह होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों फैमिलीज की आपस में एक रिश्तेदारी है, कनेक्टिविटी है। अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ से कुछ ऐसे मसाइल को समझेंगे कि जैसे ही लड़के लड़की की शादी होती है, कुछ मसाइल जो है वो जन्म लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारी बात जो है वो डाइवोर्स या फिर खुला तक पहुंच जाती है। इस फैमिली के 6 मेंबर हैं, इस फैमिली के 8 मेंबर हैं, कोई भी फैमिली हो सकती है, इसका नाम रख लें कोई भी, असलम, अकरम, फला फला फला। अब इनमें से एक होता है फैमिली का हेड, हर फैमिली का एक हेड होता है, मदर और फादर, ठीक है। हर फैमिली में एक माँ बाप होते हैं, और इधर भी आप कह लें मदर और फादर, इधर भी माँ बाप है, इधर भी माँ बाप है। सपोज दैट इनकी लड़की थी और इनका लड़का था, ठीक है जी। तो दोनों तरफ से रिश्तेदारी हो गई, निकाह हो गया, लड़के लड़की की शादी होगी, ठीक है। अब जो इनकी आने वाली जिंदगी है वो जस्ट अगर देखा जाए तो लड़के और लड़की की, हस्बैंड और वाइफ की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपका पूरे का पूरा बेस करता है आपका फ्यूचर का, आपका रिश्ता, ठीक है। लेकिन जहां पर हस्बैंड और वाइफ की अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है, वहां पर ये जितने एलिमेंट्स हैं इस फैमिली के, जितने मेंबर हैं, हेड मेंबर्स मीन मदर और फादर दोनों के, लड़के के भी और लड़की के भी, और बाकी फैमिली मेंबर्स भी, ठीक है। इन दोनों का, दोनों फैमिली मेंबर के हेड्स का और दोनों फैमिली मेंबर्स के तमाम इफराद का, इन दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की जो रिश्तेदारी है, इनका जो आपस में रिश्ता है मियां बीवी का, इसके ऊपर ये हेड जो फैमिली के हैं, हस्बैंड वाइफ के वालिद वालदैन और बहन भाई सारे, ये लोग इन रिश्ते, इस रिश्ते के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये वो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तानी मुआशरे में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फर्दर बात करें,
अगर आपने फैमिली में रिश्ता किया है, ठीक है, तो फैमिली में अगर आपने रिश्ता किया है तो कुछ एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके पैटर्नल, ठीक है, और मैटरनल, यानी जिसको आप आम जबान में दादके और नानके कहते हैं, माँ की साइड के रिश्तेदार और बाप की साइड के रिश्तेदार। अगर आपने फैमिली में शादी किया तो ये लोग भी आपके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, आपके इस रिश्ते के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, पैटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड। और अगर आपने बाहर शादी की है तो इनकी जो मैटरनल और जो पैटर्नल की इन्वॉल्वमेंट है वो अराउंड अबाउट 90% कम होगी, ठीक है। लेकिन रिश्तेदारों में आपने शादी की है फैमिली में, तो आप लड़की के जो अम्मी साइड के लोग हैं, ठीक है, और लड़की की जो वालिद साइड के लोग हैं या लड़के के वालिद साइड के लोग, चूंकि ये दोनों आपस में ऑलरेडी रिलेटिव थे, तो फिर पीछे से खानदानों की जो इन्वॉल्वमेंट है या जो इन्फ्लुएंस है या जो एक इफेक्ट है रिश्तेदारी के ऊपर वो हो सकता है। तो ये बेसिकली आज हमने एक स्ट्रक्चर देखा है कि जब हम दो खानदान, लड़का लड़की, दो खानदान आपस में जुड़े, फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आता है वो फैमिली के हेड्स का आता है, लड़की की वालिदा का और लड़के के वालिद का और लड़की की वालिदा का, ठीक है जी। तो जो लड़की है, गर्ल जिसने शादी की है, ठीक है, उसके वालिदैन जो पेरेंट्स हैं वो इस लड़के के इन लॉज हैं, ठीक है, और लड़की के जो लड़के के वालिद हैं वो लड़की के इन लॉज हैं, ठीक है जी। अगर तो हम कहें लड़के और लड़की पे तो बात यहां तक खत्म नहीं होती। एक मिनट वेट। अगर हम जस्ट इधर ही रहें तो बात यहां तक खत्म नहीं होती, ठीक है। इसमें और हमें क्या देखना पड़ता है कि लड़के और लड़की की रिश्तेदारी में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे पहले आपके सामने आएगा वो इन लॉज की तरफ से आएगा, ठीक है। अगर लड़की है तो वो देखेगी, वो कंफर्टेबल फील करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है लड़के के वालिद और वालिदा पे, लड़के के घर के एनवायरनमेंट पे। और अगर लड़का है तो वो ये देखता है कि मेरे इन लॉज मेरे साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारा पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर है जिसको आपने आज समझा है कि ये दो खानदानों की आपस में इन्वॉल्वमेंट होती है और दो खानदान जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अगर ये सारा स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया है तो इसको हम थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि फर्दर लड़के और लड़की की लाइफ में किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं जो उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनकी लाइफ को इम्बैलेंस कर सकते हैं और बात जो है डाइवोर्स या फिर खुला तक पहुंच सकती है, ठीक है जी। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया तो हम इसको थोड़ा सा फर्दर अगले स्टेप पर चलते हैं, ठीक है जी। और अगले स्टेप पर जाकर हम कुछ चीजों को देखेंगे। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ। सबसे पहला इधर वाइफ है, एक तरफ वाइफ और एक तरफ हस्बैंड। अब इन दोनों का आपस में क्या हुआ है, निकाह हुआ है, इन दोनों की आपस में शादी हुई है। अब इन दोनों की जो एक सक्सेसफुल लाइफ है वो डिपेंड करती है इन दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अब इनकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी आपस में, उसमें डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, इनका जो माइंड मैच होगा उसमें एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि दोनों एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। अक्सर जब रिश्ते किए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि लड़के और लड़की की एजुकेशन मैच करती या नहीं करती। अगर लड़का एजुकेटेड है, ठीक है, तो लोगों की कोशिश होती है लड़की भी एजुकेटेड हो, तो इसलिए एजुकेशन बहुत मैटर करती है। और एजुकेशन के साथ आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग आती है, आप ग्रूम करते हैं, और एजुकेशन के साथ आप जो है पॉलिश होते हैं, ठीक है। लेकिन और भी काफी सारे इश्यूज हैं
एक तो एजुकेशन का इशू है, दूसरा जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये कुछ विरासती आपकी खसूसियात होती हैं जो आप अपने पेरेंट से, वो अपने पेरेंट से, आप अपने खानदान से जो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो आपकी फैमिली में शादी हुई है तो इसका रोल जो है 10% होगा, और अगर आउट ऑफ फैमिली है तो इसका रोल 90% होगा। उसकी रीजन ये है कि आप एक ऐसे खानदान से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी हुई है, कि आप दोनों की फैमिली की जो जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से पॉसिबल है कि मैच ना करें, तो फिर आपको मैच करते करते, अंडरस्टैंडिंग करते करते टाइम लग जाएगा, या फिर जो हम अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है जी। एजुकेशन, जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद है जी आपका फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका फैमिली स्ट्रक्चर जो है, आपके कितने बहन भाई हैं, आप लोगों की क्या एजुकेशन है, आप लोगों के, ठीक है, अदर क्या इश्यूज हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आप लोग, एक लड़की जो है वो लड़की हमेशा ये देखती है कि मेरी जिस घर में शादी हो रही है तो वहां पर मेरे देवर कितने हैं, मेरी देवरानियां कितनी हैं, उनमें से कितनी शादीशुदा हैं, कितनी मैरिड हैं, कितनी अनमैरिड हैं, ठीक है, क्या मैं अकेली हूं, क्या मेरा हस्बैंड अकेला है, ठीक है। और उसके बाद आपका मैटर करता है आपका घर, होम या हाउस, ठीक है। ये भी जब रिश्तेदारी की जाती है तो लड़का लड़की देखते हैं कि हमें सेपरेट रहना होगा या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना होगा। फिर सोर्सेस मैटर करते हैं कि इस फैमिली का जो दारोमदार है फाइनेंशियल, वो किस स्टेज पर है, और फिर उसके बाद आप जो है सेक्ट, आप किस सेक्टेरियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका जो फिरका है, इस तरह की एक लिस्ट है जो, अगर ये आपकी सारी चीजें मैच होती हैं, ये तमाम एलिमेंट्स जो मैंने आपके लिखे हैं यहाँ पे, अगर ये लड़के और लड़की के आपस में मैच होते हैं तो इट्स मीन कि उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़े से अरसे में ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। आपका सक्सेस रेशियो जो है विद इन 2 to 3 मंथ्स 80% पर जा सकता है, ठीक है, अगर आप फैमिली में से हैं। और अगर आप आउट ऑफ फैमिली हैं तो फिर भी आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में 1 से 2 साल आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में, या एक दूसरे को ओवरलैप करने में, एक दूसरे को समझने में और चीजें बर्दाश्त करने में, आपका मेंटालिटी लेवल, आईक्यू लेवल, आप उसके साथ एडजस्ट करेंगे, जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे, फैमिली स्ट्रक्चर को एडजस्ट करेंगे, घर को देखेंगे, सोर्सेस को देखेंगे, और अदर जो इश्यूज हैं आप उनको देखेंगे, ठीक है। अगर फैमिली चूंकि फैमिली में बंदा ऑलरेडी इंट्रोड्यूस होता है तो इन चीजों पर टाइम नहीं लगता, फिर ऑलरेडी बंदे का माइंडसेट बना होता है। लेकिन अगर आप फैमिली से बाहर करेंगे तो लाजमी बात है कि इन तमाम चीजों को आपको माइंडसेट करते करते 1 से 2 साल जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी एज अराउंड अबाउट 30 है या 25 है, ठीक है, जिस एज में भी आपकी शादी हुई है, 25 साल 30 साल आप एक फैमिली में रहे और फिर अचानक आप दूसरी फैमिली में चले गए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में या कुछ थोड़े से अरसे में आपकी इन सारी चीजों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की। तो ये मैंने आपसे एक अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो डिस्कस किया है कि मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें कौन सी चीजें देखी जाती हैं, और ये वो वाली बातें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके माइंड मैच करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपकी जेनेटिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई, एजुकेशन मैच नहीं करती, आईक्यू लेवल मैच नहीं करता, जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक दूसरे की बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर आपकी समझ में नहीं आ रहा, बाकी भी आप जो है कहते हैं कि, लेकिन अगर ये सारी चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही, थोड़े से अरसे में तो आएंगी नहीं, और अगर परमानेंट भी आप देखते हैं कि आपकी तरबियत है, जो आपकी तबीयत है इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन शादी कर लेने के बाद आपको लाजमी तौर पर इन चीजों को बर्दाश्त करना चाहिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके
और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के बाद आपकी जिंदगी में सुकून आ सके, आपका जो मैरिज का सक्सेस रेट है वो अबव 80% चला जाए, ठीक है जी, और पॉसिबल है 100% की तरफ चला जाए। तो इसी तरह के मेरे पास राउंड अबाउट 10 टॉपिक्स हैं, ये आपके 10 लेक्चर्स बनेंगे टोटल, जिसमें पूरे का पूरा पाकिस्तानी मुआशरे के वो वाले एलिमेंट्स जो हमें डाइवोर्स और खुला की तरफ लेकर जाते हैं, हम वन बाय वन अपने हर लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसका सोल्यूशन बताएंगे कि जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका सोल्यूशन क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग का जो आज हम सोल्यूशन देखते हैं वो यही सोल्यूशन है कि अगर आपकी फैमिली में शादी हुई है तो पॉसिबल है कि ऑलरेडी आपका माइंड डेवलप है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा अरसा लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर, ठीक है। लेकिन वो जो पिछली मैंने एक बात की थी कि चूंकि अगर आपकी फैमिली में शादी होती है तो आपके मामू साइड और आपके दादा लोगों की साइड, ठीक है, अगर ये दो लोग आपस में आपके रिश्ते में इंटरफेयर ना करें, तो इंटरफेयर इस तरह से होता है कि आपके बहन भाई किसी और की शादी भी फैमिली में हुई होती है, ठीक है, तो उनकी तरफ से कुछ मसाइल, जिस तरह से अगर आपने किसी और जगह से मामू दादा वगैरह लोगों से रिश्तेदारी की है, उनसे कोई रिश्ता लिया हुआ है, उनको ऑलरेडी कोई रिश्ता दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद आपने एक रिश्ता और भी कर लिया आपस में, ठीक है, तो पिछले रिश्ते के जो असरात हैं नाना लोग और दादा लोग दो में, पिछले रिश्ते के असरात जो हैं, पिछले रिश्ते की जो सक्सेस रेट या फेलियर रेट है वो भी आपके न्यू रिश्ते पे असरअंदाज हो सकता है अगर आपने फैमिली में शादी की है, ठीक है, और अगर आउट ऑफ फैमिली की है तो फिर इसके रेशियो जो है वो तकरीबन 0% है। फिर जस्ट आपको ये वाले एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे इफ अगर आपने आउट ऑफ कास्ट किया है तो। अगर इन एलिमेंट्स को आप जो है अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं, और इन तमाम एलिमेंट्स को टैकल करने का तरीका तो सिर्फ यही है कि जब आपने रिश्ता किया था तो आपको एजुकेशन अपनी मैच करनी चाहिए थी, जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनका इतनी जल्दी पता नहीं चलता, लेकिन ये बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है, तो अगर ये इशू आ रहा है तो इसको बर्दाश्त करें। और फैमिली स्ट्रक्चर जो है, अब जिस फैमिली में भी आपने रिश्ता कर लिया है अब उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके मैनेज कर लें, ठीक है, ताकि आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ये ज्यादा बेटर हो सके। और बाकी जो 3 इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट तो ये भी बहुत हैं, लेकिन अगर आपका माइंड मैच कर जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, तो फिर आप इन चीजों पे भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तो इन आज के इस जो अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है, जो पिछली बातें मैंने आपको की हैं, इसका क्रक्स मैं आपको ये बताता हूं कि जब कुछ चीजें जो है वो शादी से पहले देखनी चाहिए, लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर इन तमाम चीजों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए जिस हद तक आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये फेज है लाइफ का और इसको आपको बेयर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों की जिंदगी में भी इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितना डाटा हमारे पास आता है एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, लीगल केस जो हमारे पास आ रहे होते हैं, न्यूज से, मीडिया से, हर जगह से हम इन इश्यूज को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो काफी सारे केसेस हमारे हाथ से गुजर के गए होते हैं। अगर आप इन तमाम चीजों के ऊपर अपना कंप्रोमाइज कर लें, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम जो फैमिली के हेड्स हैं, ठीक है, मदर और फादर दोनों साइड से, इनका क्या रोल है लड़के बेटे बेटी की शादी की कामयाबी में या नाकामी में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका रोल डिस्कस करेंगे। यानी लड़के के लिए लड़की के इन लॉज और लड़की के लिए लड़के के इन लॉज, ठीक है, जिसको आप ससुर और सास भी कहते हैं। ये सास बहू के झगड़े और मसाइल आपने टीवी ड्रामों में भी देखे होंगे और ये बहुत पुरानियां स्टोरियां हैं, ठीक है, लेकिन वो टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे कि लड़के की और लड़की की कामयाब शादी है या नाकाम है, उसके पीछे दोनों फैमिली के जो हेड्स हैं उनका क्या रोल है इंपॉर्टेंट में। तो काइंडली वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मैं एडवोकेट हूं, अगर आप किसी भी किस्म की जो है फैमिली प्रॉब्लम का शिकार हैं तो आप अपना लीगल केस जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम लीगल इश्यूज के ऊपर भी बात कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम जो आपका सोल्यूशन है वो आपको बता सकता हूँ, प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर सकता हूँ। और लीगल के अलावा अगर आप इन तमाम सोशल इश्यूज को डिस्कस करना चाहते हैं, उसका कोई अच्छा सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस हो सकता है। आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03137951
0086। ठीक है, ये नंबर आप नोट फरमा लें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई अपना फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस करना है एज अ लॉयर, एज अ सोशल रिफॉर्मर, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। 0313 ये जॉन का नंबर है, इस पर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है 0313-795-0086। तो नाजरीन, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा मुआशरा जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारे घर खराब हो रहे हैं हमारे मुआशरे में। हम देखते हैं, अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर का पिछले 5 साल का डाटा देखें तो 1 लाख से ऊपर लोग जो है वो डाइवोर्स या खुला कर चुके हैं। ठीक है, इट इज ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग सोसाइटी। ठीक है जी, तो अगर आप भी किसी किस्म की कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये जो मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है डाइवोर्स और खुला के ऊपर, जो मैं फैमिली स्ट्रक्चर को लेकर चला हूं, और एंड तक जब हम देखेंगे कि फेलियर या सक्सेस क्या है, रिश्ता कामयाब कैसे हुआ या फिर नाकाम कैसे हुआ, ये एक लेक्चर सीरीज है, ये एक सफर है। जिस तरह से टीवी ड्रामा के डिफरेंट सीरियल्स होते हैं, तो ये हमारी एपिसोड 1 थी। आज नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स का रोल। तो हमारे साथ रहिएगा। किसी भी किस्म की आप कोई बात डिस्कस करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वॉइस एसएमएस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।